हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने यूजीसी के प्रस्ताव पर या उसके निगरानी में एक बैंक स्थापित किया है और ये एक ऐसा बैंक होगा जो विद्यार्थियों के यानी कि छात्र और छात्राओं के एकेडमिक का पूरा लेखा जोखा रखेगा। अभी तक क्या होता था कि जो स्टूडेंट थे वो पढ़ाई छोड़ देते थे तो उनकी जो शिक्षा है वो अधूरी रह जाती थी, लेकिन सरकार अब एक एनईपी के तहत ऐसी स्कीम लेकर आई है जिससे जो विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ चुके थे अब उन्हें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा। अब ये एनईपी क्या है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो आज के इस वीडियो में हम 3-4 बातों पर ज़्यादा फोकस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एबीसी क्या है, यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है, इसका कार्य क्या होगा, किस तरीके से ये छात्रों की मदद करेगा, किस तरीके से उनकी शैक्षिक स्थिति बदलेगी और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे यूजीसी के बारे में। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कब इसकी स्थापना हुई, किसके द्वारा हुई, किसकी सिफारिश पर हुई, और एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत में कितनी बार लागू हो चुकी है और जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है उसका क्या लाभ है और किस तरीके से वो पिछले से अलग है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है, आज का हमारा विषय है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अब ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है? देखिए, ये एक वर्चुअल स्टोर हाउस है जो प्रत्येक छात्र के डेटा का रिकॉर्ड रखेगा और इसमें इसके लिए कॉलेजों को और विश्वविद्यालयों को इसमें आप कह सकते हैं इस स्कीम में, एबीसी की स्कीम में रजिस्टर्ड होना होगा। यानी कि देखिए, एक ये वर्चुअल बैंक होगा, यानी वर्चुअल बैंक के तहत इसमें एक आप कह सकते हैं कि बैंक स्थापित कर दिया जाएगा और उसमें छात्रों का डेटा रखा जाएगा। और ये डेटा कौन उपलब्ध कराएगा? विश्वविद्यालय या फिर कोई भी विद्यालय। और ये वही विद्यालय होंगे जो अपने आप को एबीसी में रजिस्टर्ड करवाएंगे। मान लीजिए आपके इलाके का कोई विश्वविद्यालय है, कोई डिग्री कॉलेज है, अगर उसको एबीसी स्कीम का फायदा लेना है, अपने विद्यार्थियों को जो उनके यहाँ पढ़ रहे हैं उनको इसका लाभ देना है, तो उन्हें एबीसी स्कीम के तहत रजिस्टर्ड कराना होगा। उसके बाद ये कार्य कैसे करेगा? ये 3 चरण के तहत कार्य करेगा, यानी कि प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष। बेसिकली एबीसी उनके लिए स्थापित किया गया है जो लोग पढ़ाई छोड़ देते थे। पहले क्या होता था, देखिए, जो लोग अच्छी स्थिति में होते थे, जिनका बैकग्राउंड अच्छा होता था परिवार का, वो तो पढ़ाई सुचारू रूप से करते थे। कभी किसी की फैमिली में कैजुअलिटी आ जाती थी या फिर किसी विद्यार्थी पर उसके परिवार की जिम्मेदारी आ जाती थी, तो उसको जीविकोपार्जन के लिए अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ता था। और जब पढ़ाई छूटती थी तो वो उतने ही शिक्षा पर रह जाता था, भले भविष्य उसका अच्छा हो जाता था। यानी कि 5-6 साल बाद उसके पास पैसा आया, उसकी फैमिली की इनकम अच्छी हो गई, आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई, लेकिन वो एकेडमिक से दूर हो चुका होता था। अब जब वो विद्यालय में एडमिशन के लिए जाता था तो ये बोला जाता था कि आपका गैप हो चुका है, आपका एडमिशन नहीं ले सकते, आपने 5-6 साल का गैप कर दिया है। लेकिन अब इन्हीं से सभी समस्याओं को दूर करने के लिए एबीसी बैंक की स्थापना की गई है। अब जैसे विद्यार्थी प्रथम वर्ष में पढ़ाई करता है और पढ़ाई छोड़ देता है, यानी कि ग्रेजुएशन की बात हो रही है, तो उसे प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगर वो द्वितीय वर्ष तक ही पढ़ता है, द्वितीय वर्ष के बाद अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है, तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। और अगर वो तृतीय वर्ष पढ़ाई करता है और पूरी कर लेता है और उसके बाद मास्टर्स करना चाहता है लेकिन तृतीय वर्ष तक ही पढ़ पाता है, तो उसे डिग्री दी जाएगी। तो ये 3 बातें आपको समझ में आ गई। ये एक कमर्शियल बैंक की तरीके कार्य करेगा। आप समझते हैं कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक जो व्यापारिक होते हैं, जिसमें कह सकते हैं कि चालू खाते होते हैं, तो उसी तरीके से ये कमर्शियल बैंक की तरीके कार्य करेगा। और इसके ग्राहक कौन होंगे? स्टूडेंट, जिनका डाटा उसमें होगा। उसके बाद है ये कार्य किस तरीके करेगा। देखिए, छात्र का क्रेडिट इस आप कह सकते हैं अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट एबीसी में खोला जाएगा, यानी कि उसकी जानकारी, उसकी शैक्षणिक जानकारी एबीसी में होगी। उसके बाद उन्हें एक स्पेशल आईडी कार्ड दिया जाएगा और स्टैंडर्ड ओपनिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी का पालन करना होगा।
यानी एक आईडी मिलेगी और एसओपी का पालन करना होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का। छात्रों के एकेडमिक खाते में उच्च शिक्षा के छात्रों को उनके द्वारा किए जा रहे पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट दिए जाएंगे। जो स्टूडेंट जितना ज्यादा पढ़ता जाएगा उतना उसे क्रेडिट स्कोर दे दिया जाएगा। इस योजना का लाभ कोई भी छात्र उठा सकता है, बस शर्त इतनी होनी चाहिए कि जिस संस्था में वो पढ़ रहा है उस संस्था ने एबीसी में रजिस्ट्रेशन करवाया हो। नई शिक्षा नीति को लचीला बनाने के लिए ये योजना लाई गई है, यानी कि बहुत टफ ना हो, कोई भी विद्यार्थी की पहुंच में शिक्षा हो, इसलिए इस योजना को लाया गया है। और जो विद्यार्थी अपने दम पे पढ़ाई करते हैं, यानी कि पारिवारिक स्थिति बिगड़ गई, पढ़ाई छोड़नी पड़ी, बाद में उन्होंने काम किया, उनके पास पैसा आया, उनकी स्थिति सुधर गई, जो अपने दम पर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये है ये स्कीम। एबीसी का पुराना रिकॉर्ड है तो पढ़ाई छोड़ने के बाद भी पढ़ाई शुरू की जा सकती है। जैसे आपने प्रथम वर्ष तक पढ़ा और आपका रिकॉर्ड एबीसी बैंक में है, तो आप जब एडमिशन लेंगे तो आपका रिकॉर्ड तो सुरक्षित है ही, तो आप दूसरे वर्ष से यानी कि द्वितीय वर्ष डिप्लोमा के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद है कि छात्र के पास कई बार एंट्री और एग्जिट का विकल्प होगा। अगर आपने 6 महीने तक पढ़ाई छोड़ दी तो आपको जो अगली पढ़ाई करनी होगी इस 7वें महीने से ही करनी होगी, यानी कभी भी आप एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। उसके बाद है इसमें ग्रेजुएशन के लिए 3 से 4 साल के आधार पर डॉक्यूमेंटेशन रखा गया है, यानी कि ग्रेजुएशन की जो अवधि है वो 3 से 4 साल के गैप तक मानकर चली जा रही है। उसके बाद 1 साल का सर्टिफिकेट, जैसा आपको बताया गया यहाँ प्रमाण पत्र, दूसरे साल का डिप्लोमा और तीसरे साल पर ग्रेजुएशन की डिग्री और 4 साल के बाद रिसर्च के साथ ग्रेजुएट की डिग्री दी जाएगी। आप कह सकते हैं कि मास्टर्स की डिग्री दी जाएगी, रिसर्च के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। अब यह एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में स्टोर क्रेडिट की अधिकतम सेल्फ लाइफ 7 साल होगी, यानी कि जो आपका डाटा उसमें सुरक्षित होगा उसकी जो अवधि होगी वो अधिकतम 7 वर्ष की होगी। उसके बाद इसका कोई लाभ नहीं होगा, यानी कि 7 वर्ष के बाद अगर गैप होता है तो उसका लाभ विद्यार्थी को नहीं मिलेगा। यानी कि 7 साल तक तो आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं, ऐसा भी नहीं हो कि आप 10-15 साल तक आगे जा रहे हैं। उसके बाद है कि अगर संस्था के अलग अलग मतलब, हालांकि इसमें मिनिमम 7 साल रखा गया है, लेकिन अलग अलग संस्था अपने नियम इसमें बना सकती है, संस्थानों को इसमें छूट दी गई है। उसके बाद है कि कौन कौन से कोर्सेज होंगे इसमें। देखिए यूजीसी के अंडर में जितने कोर्सेज आते हैं उनको तो यथास्थिति उनकी बनाए रखी गई है। उसके साथ ही इंजीनियरिंग, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, कानून, न्याय, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को भी इसमें ऐड किया गया है। कई पाठ्यक्रमों को विभिन्न पेशेवर निकायों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। क्रेडिट बैंक योजना के लिए अभी मंजूरी मांगी गई है, यानी कि जो पेशेवर व्यावसायिक पाठ्यक्रम होते हैं उनको भी इसमें नियंत्रित किया जाएगा और की भी इसमें संभावना जोड़ने की अभी चल रही है। इसके अलावा सरकारी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं, एनप्लेट, वी लैब या किसी विशेष के पाठ्यक्रम को भी क्रेडिट ट्रांसफर और स्टोर करने का इस पर विचार किया जा रहा है अभी। तो ये एक आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज समझ सकते हैं, कैसे ये कार्य करेगा, इसकी क्या महत्व है। महत्व तो इसलिए भी है क्योंकि अब इसमें ये होगा कि जो विद्यार्थी पैसे की कमी के कारण या पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह किसी भी अन्य वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं तो अब उन्हें पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। अब ये पूरा जो एबीसी का कार्यक्रम है वो कर रही है यूजीसी, और यूजीसी कर रही है एनपीए के अंडर में। तो यूजीसी के बारे में जान लेते हैं। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसकी स्थापना नवंबर 1956 में हुई थी। अब इसकी आधारशिला यानी कि इसको बनाने की जो प्रक्रिया है कब से शुरू हुई थी, इसको बनाने की प्रक्रिया अगस्त 1949 को 1949 को ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी अनुदान समिति की तर्ज पर यूजीसी के गठन की सिफारिश की गई थी। यह सिफारिश 1948 और 49 की यूनिवर्सिटी शिक्षा समिति ने की थी और जिसकी स्थापना एस राधाकृष्णन ने की थी। 28 दिसंबर 1953 यानी कि 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रखी थी। यानी कि समिति के अध्यक्ष आप कह सकते हैं एस राधाकृष्णन थे और इसकी नींव किसने रखी थी,
जो उस समय के शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने रखी थी। अब यूजीसी का मुख्यालय जान लेते हैं। इसका एक मुख्यालय और 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और 6 क्षेत्रीय इसके कार्यालय हैं पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में। अब आते हैं एनईपी पर। एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आपको एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि अभी तक भारत में टोटल कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है, तो आपका आंसर होगा 3। पहला जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो 1986 में आई थी, 1986 में आई थी। दूसरी आई थी 1992 में और तीसरी आई थी 2020 में, यानी पिछले साल 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। अभी तक क्या था, आपने देखा होगा कि हम 10+2 बोलते थे, 10+2 बोलते थे। अब इस 10+2 को 5+3+3+4 कर दिया गया है, यानी कि नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसमें 10+2 को 5+3+3+4 कर दिया गया है। अब ये 5, 3, 3, 4 है क्या? देखिए, जो 5 है इसमें जो बच्चे होंगे वो 3 स्तर पर पढ़ेंगे, यानी कि आप कह सकते हैं किड्स जो क्लासेस होती हैं, जो बेस होता है खेलने कूदने वाला, 3 साल तक वो इस माहौल में रहेंगे। उसके बाद क्लास 1 और क्लास 2 इस 5 के अंतर्गत आएगा, यानी कि 3, 1, 1, 5 हो गया। उसके बाद क्लास 3, 4, 5 ये आएगी इस 3 के अंतर्गत, और इसमें क्लास 6, 7 और 8 इस 3 के अंतर्गत आएगा। और इस 4 में क्या क्या आएगा? इस 4 में आएगा 9, 10, 11 और 12वीं, यानी कि 9, 10, 11, 12th क्लास इस 4th के अंतर्गत आएगी। तो आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो नई शिक्षा नीति में हम हमेशा 5, 3+3+4 देखते हैं, उसका मतलब क्या है। यानी कि ये जो किड्स वाली क्लासेस होती हैं वो 3 साल चलेंगी। उसके बाद क्लास 1 और क्लास 2 इस 5 में आ गया। फिर क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 इस 3 में आ गया। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 इस 3 में आ गया। क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 इस 4 में आ गया। यही है हमारी नई शिक्षा नीति। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है, किस तरीके से कार्य करेगा, यूजीसी का इसमें क्या रोल रहेगा और एनईपी में जो नया बदलाव आया है वो क्या होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।